हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। आज हम मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल पढ़ेंगे और उसके मीनिंग्स को देखेंगे। ये गज़ल भी इंशाइया अंदाज़ में लिखी गई है। तो हर एक शेर में गालिब साहब ने एक सवाल पूछा है, लेकिन उस सवाल का पर्पज़ ये नहीं है कि कोई जवाब दिया जाए। द क्वेश्चंस आर इंफॉर्मेटिव इन नेचर, द क्वेश्चंस मेक ए स्टेटमेंट। तो आइए इस गज़ल को पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद फिर इसके एक एक शेर को एनालाइज करेंगे। मैं इसका टेक्स्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन फॉलो ईच शेर। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ना शोले में ये करिश्मा, न बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौक तुंद खू क्या है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बदआमोज़ी ये अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारे जेब को अब हाजिते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सिवाय बादाए गुल्फा में मुश्क बू क्या है। पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा व कदाव कुजू व सबू कूजा व सबू क्या है। पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा व कदाव कूजा व सबू क्या है। रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो आइए इसके एक एक शेर को थोड़ा देखते हैं। पहला शेर है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। अंदाज गुफ्तगू का मतलब मैनर ऑफ कन्वर्सेशन। तो इस केस में महबूब जो है वो गालिब साहब की हर एक बात पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि गालिब तेरी औकात क्या है, व्हाट पोजीशन और पावर डू यू हैव। या और गालिब साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और महबूब को कह रहे हैं कि मुझसे ये चीज़ पूछने से पहले तू ये तो देख कि व्हाट इज़ योर मैनर ऑफ कन्वर्सेशन, ये किस ढंग से तू मुझसे बात कर रहा है। सो देर आर टू और थ्री वेज यू कैन लुक एट इट। वन इज़ महबूब की टोन जो है वो इंसल्टिंग है। महबूब अच्छे ढंग से गालिब साहब से बात नहीं कर रहा, तो बदले में वो एक रिटोरिकल क्वेश्चन अपना भी पूछते हैं कि what is this manner of conversation, how are you treating me, yeah. So that question could have been asked in a more puzzling way कि गालिब साहब जो हैं वो confused है कि मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तू आगे से मुझसे पूछ रही है कि मेरी औकात क्या है। तो what is going on here. Another way to look at it is in a um, that Ghalib is responding to महबूब्स रूडनेस इन ए रूड वे। या तो महबूब जो है वो अगर रूडली बिहेव कर रहा है या बात कर रहा है, तो गालिब साहब ही उसको वापस जवाब देते हैं और उसको समझाते हैं कि मैं भी पावरलेस नहीं हूँ, मैं भी बात का जवाब दे सकता हूँ। तो उसने महबूब ने बदतमीज़ी की, तो गालिब साहब ने भी बदले में बदतमीज़ी से सवाल पूछा कि तू ये छोड़ कि मैं क्या हूँ, तू ये बता कि ये जिस बदतमीज़ अंदाज से तू मुझसे बात कर रही है, ये अंदाज क्या है। इन ए नटशेल, महबूब is treating Ghalib in a rude way and speaking to him in a rude way, and Ghalib साहब responding and questioning the महबूब कि तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। yeah? अगला शेर ये है कि ना शोले में करिश्मा, ना बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौक है तुंदखू क्या है। इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, शोला का मतलब फ्लेम, करिश्मा इज सम सॉर्ट ऑफ मैजिक, बर्क मीन्स लाइटनिंग, और अदा मीन्स चार्म और स्टाइल, tund means quick, and shok means somebody who's mischievous, and khu means habit or disposition or temperament. तो शौक है तुंद खू का मतलब a quick tempered mischievous person, in this case obviously
रेफरेंस टू गालिब साहब महबूब। तो फिर से शेर को पढ़ते हैं कि ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौक है तुंद खू क्या है। वो कहते हैं कि जो शोला है, जो फ्लेम्स हैं, नीदर फ्लेम्स हैव दिस मैजिक नॉट द लाइटनिंग हैज़ दिस चार्म। या जो मेरे महबूब में अदा और जो चार्म है और जो करिश्मा है, वो ना तो शोले में है और ना लाइटनिंग में है। तो अब कोई ये मुझे बताए कि ये जो शौक है तुंद खू है, ये क्या है। सो इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन, राइट। तो उन्होंने उसको कंपेयर किया है, डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि किससे कंपेयर करें इसमें खूबसूरत, शरारती, क्विक टेम्पर्ड, जो आसानी से गुस्सा हो जाता है, उस महबूब को किससे कंपेयर करें। या तो उसका गुस्सा ऐसे स्ट्राइक करता है जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक्स। या और उसकी अदाएं और उसकी खूबसूरती ऐसे है, उसमें ऐसा मैजिक है कि जैसा फ्लेम्स या शोलों में मैजिक होता है। तो वो उसको पहले शोले से कंपेयर करते हैं, दैट कि मैं उसको आग कह सकता हूँ, बट दैट्स नॉट ए सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। मैं उसको बर्क या बिजली या लाइटनिंग कह सकता हूँ, दैट ऑल्सो डजंट फिट द डिस्क्रिप्शन। सो ही इज़ आस्किंग दिस रिटोरिकल क्वेश्चन इन ए पजलिंग टोन कि फिर अब मुझे कोई बताए कि ये मेरा खूबसूरत महबूब क्या है, हाउ डू आई डिफाइन इट। या जो सॉल्यूशंस गालिब साहब के हैं to to define the mehboob, they are clearly not sufficient. So nothing can be used as a simile for the mehboob in this case. तो महबूब की अदा जो है वो अलग ही है, वो इतनी अच्छी है कि उसको किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं किया जाता। तो अगला शेर यह है कि ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बद आमोजी अदू क्या है। तो इसमें वर्ड्स पहले देख लेते हैं। सुखन का मतलब होता है वर्ड्स, स्पीच और लैंग्वेज। जैसे um, सुखनवर कहा जाता है somebody who has a very eloquent manner of speech. और हम सुखन in this way is um, somebody हम किसी से हम सुखन होने का मतलब यह है कि somebody speaking with somebody in an eloquent way or just having a conversation. और रश्क का मतलब होता है लाइक टू बी जेलस और टू बी एनवियस। तो कहते हैं कि मुझे द रीज़न वाई आई एम जेलस इज़ दैट। और अच्छा, एक और वर्ड जो है वो अदू, अदू मीन्स द राइवल और द एनिमी। या तो कहते हैं कि मेरी जेलसी उस राइवल या प्यार में जो मेरा दुश्मन है उसके तरफ ये है कि वो तुमसे बात करता है। Otherwise, what is the fear that you will be swayed by his teachings or his learnings? तो उनको इन ए नटशेल गालिब साहब ये कहते हैं कि मुझे ये परवाह नहीं है कि वो तेरे को बहला फुसला लेगा या तेरा माइंड चेंज कर देगा। मुझे इसी बात से रश्क है कि वो तेरे से बात करता है, राइट। सो आगे नतीजा क्या होगा, whether he can make you fall in love with him or not, वो उस चीज़ों की जो है वो मैं अभी परवाह नहीं कर रहा। मुझे तो इसी बात का रश्क है कि वो तुझसे बात भी कर रहा है, राइट। सो ही गालिब साहब डजंट इवन टॉलरेट एनीबडी एल्स, लेट अलोन द राइवल टॉकिंग टू द महबूब। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफ बद आमोज़ी अदू क्या है। I'm merely jealous that he gets to talk to you. तो अगला शेर जो कि काफ़ी फेमस है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जेब को अब हाजित रफू क्या है। तो पैराहन का मतलब द गारमेंट दैट यू आर वेयरिंग, और जेब जो है वो अक्सर यूज़ किया जाता है टू मीन ए पॉकेट, which is the right explanation, but in this case it may also mean the collar. Yeah. So wo, I think it's more used in the sense of a neck opening or a collar or stitching than the actual pocket. और हाजत, हाजत का मतलब होता है नीड। या
Hajite rafu in this case, the need to stitch something, yeah, need to mend something, need to mend a garment in this case. तो कहते हैं चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन। तो उन्होंने सिचुएशन ये डिस्क्राइब की है कि उनके पूरे बॉडी में से या सर में से लहू बह रहा है, या हो सकता है वो इश्क में पागल हो गए हैं। तो जैसे हिस्टोरिकल लेजेंड्स में या मेटाफर्स में एक आशिक, पागल आशिक को डिस्क्राइब किया जाता है जो फटे कपड़ों में गलियों में घूम रहा है और लोग उसको पत्थर मार रहे हैं और वो लहू लहू लुहान हुआ है, या तो कह रहे हैं मेरा इतना लहू बहा हुआ है कि मेरी बदन से जो मेरा गारमेंट है, जो मेरे कपड़े हैं, वो चिपक गए हैं, या तो सो इन अ लिटरल सेंस इमेजिन द सिचुएशन कि अगर आप के कपड़ों में कोई जेब है, कोई पॉकेट है, या आपका कॉलर है यार, और वो फटा हुआ है, तो आप उस जेब में या कॉलर में कोई चीज़ रखने की कोशिश करें, कॉलर के पास कोई चीज़ रखने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएगी वो उस ओपनिंग से। इन दिस केस इतना लहू है कि वो गारमेंट जो है उनके शरीर से, उनके बदन से चिपक गया है, या तो वो गारमेंट फटा हुआ नहीं है एनी मोर, राइट। अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो गिरेगी नहीं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे लहू से जो मेरा पैराहन है वो इतना चिपक गया है कि वो ऑटोमेटिकली रफू हो गया है, या? तो अब हमारी जेब को अब हाजित रफू क्या है, तो इसको मेंड करने की, इसको स्टिच करने की अब ज़रूरत नहीं रही, या? तो ऑब्वियसली the point is not whether the pocket or the garment needs to be mended or not. Overall the situation that he's presenting कि वो या तो लोगों के जुल्मों से या फिर इन जनरल उनके प्यार के पागलपन की वजह से उनको मारा गया है, वो ज़ख्मी हैं, इतना लहू बह रहा है कि उनका जो पैराहन जो है, जो कपड़े जो हैं, वो बदन से चिपक गए हैं। अब अनदर वे टू लुक एट इट कि अब ऐसी हालत आ गई है कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा इतना बदन से लहू बह रहा है। अब वैसे भी मतलब मेरा इस दुनिया में रहा क्या है, राइट, कि मैं अपने कपड़ों को सिलूँ, मैं अपने कपड़ों को मेंड करूँ, ठीक है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि अगर मेरे कपड़े फटे हुए हैं। इन दिस केस मेरी ऑलरेडी हालत इतनी ख़राब है, मैं इश्क में इतना पागल हो चुका हूँ कि अब कपड़े फटे हों या सिले हों, क्या फ़र्क पड़ता है। जो चीज़, सो इट्स लाइक ए वेरी विविड इमेज दैट ही हैज़ प्रेजेंटेड। जो चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं की गई है, विच इज़ ए कंजेक्चर इन मोस्ट केसेस, कि वो शरीर से जो है लहू बह रहा है तो क्यों बह रहा है, सो दैट्स वाई दिस एसोसिएशन दैट आई यूज्ड अर्लियर ऑन कि पागलों को पत्थर मारे जाते हैं। तो अक्सर गालिब साहब इस मेटाफर को भी यूज़ करते हैं और शायरी में इन जनरल भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इन दिस केस वो पागल हो गए हैं और उनको पत्थर मारे गए हैं और इसलिए वो ज़ख्मी हुए हैं। सो इन ए नटशेल जो आशिक हैं या गालिब साहब जो हैं, his clothes do not need mending or stitching anymore because they are adhering very well to his body. उनकी बॉडी से चिपक गए हैं because of the blood. So blood is acting as an adhesive in this case. अगला शेर देखते हैं कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो राख जुस्तजू क्या है। तो थिंक अबाउट, इसमें वर्ड्स तो कोई मुश्किल नहीं है। कुरेदने का मतलब टू स्क्रैच और टू स्क्रैप और टू रेक अप और टू डिग अप समथिंग। जुस्तजू मीन्स डिज़ायर और योर क्वेस्ट और द एक्ट ऑफ सीकिंग समथिंग। तो कहते हैं कि जहाँ इमेजिन कीजिए somebody has died and has been cremated, yeah? तो अब वो जिस्म तो उसका जल गया है आफ्टर क्रीमेशन। तो वो कहते हैं जहाँ मेरा जिस्म जला है वहाँ मेरा दिल भी जल गया होगा। अब तुम आके राख को कुरेद रहे हो और मेरा दिल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जुस्तजू क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, राइट। इट्स ए रिटोरिकल क्वेश्चन अगेन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो दैट्स द लिटरल मीनिंग। तो अगर आप इसको थोड़ा एट ए हायर लेवल देखो कि मेरा जिस्म, जान जो है, दिल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इमोशन और पैशन, राइट। तो कहते हैं कि मेरा दिल, दिमाग, मेरी ज़िंदगी जल चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, या अब नाउ यू आर ट्राइंग टू रीकिंडल द पैशंस इन माई हार्ट, लाइक तो मेरे कुरेद के दिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब वो दिल कहाँ रहा, राइट, दोज पैशंस आर नो मोर।
So you can look at it from that point of view also. और इन लिटरल सेंस के आशिक मर गया, राख हो गया, अब तुम उसके दिल को ढूंढते हो उन राखों में, तो व्हाट इज़ द पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू डू? ये आई थिंक आई रेड दिस ऑन फ्रांसिस प्रिचर्ड्स वेबसाइट. तो गालिब साहब जो हैं वो उन एक शायर हुए हैं बेदिल, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे. तो बेदिल की मोस्टली शायरी जो है वो फ़ारसी में लिखी गई है, लेकिन उन्होंने कुछ उर्दू के शेर भी लिखे हैं. उनमें से एक शेर ये है विच यूजेस द सेम काइंड ऑफ थीम. वो शेर ये है बेदिल साहब का कि सोज़े निहा में कब का वो खाक हो चुका, सोज़े निहा में कब का वो खाक हो चुका, अब दिल को ढूंढते हो, अब दिल कहाँ कहाँ है हम में. या कि इट्स बिन एजेस because of my hidden grief or hidden burning, my heart has been burned. Yeah. But now you come looking for my heart, I don't have it anymore, right? So similar theme here कि मैं जल चुका हूँ, मेरे सारे इमोशंस, दिलो दिमाग सब जल चुके, राख हो चुके हैं. अब तुम आके वो प्यार, वो जज्बात ढूंढते हो, उनके लिए कुरेद रहे हो, दिल को ढूंढ रहे हो. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट? तो अगला शेर देखिए कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है. तो इसमें मुश्किल वर्ड्स तो कोई है नहीं. रगों, रग मीन्स वेन्स, एंड और तो कोई मुश्किल वर्ड है नहीं. आई थिंक व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से इज लिटरल मीनिंग ये है कि we are not convinced that it's blood merely because it's running in the veins. Yeah. Until it drips from your eyes, yeah, it can't be called blood. तो गालिब साहब के और शेरों में और शायरी इन जनरल में एक कॉन्सेप्ट आता है आंखों से लहू रोना या खून के आंसू रोना. द पॉइंट हेयर इज कि यू आर सो ग्रीफ स्ट्रिकन कि पानी के आंसू रोने की बजाय आप खून के आंसू रो रहे हो. सो द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस इज सो मच कि आपकी आंखों से खून टपक रहा है. तो वो कहते हैं कि रगों में और वेन्स में तो सबके खून दौड़ता है. दैट्स ए कॉमन प्लेस थिंग. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? हम खून को खून तब मानेंगे जब वो किसी की आंखों से टपकेगा. या कि किसी को तुम जिंदा तब हम मानेंगे जब उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी होगी, उसके इमोशंस में इतनी इंटेंसिटी होगी, इतना पैशन होगा कि जब वो उन इमोशंस को एक्सप्रेस करे तो उसकी आंखों में से खून टपके. Otherwise, is it blood? Is it really blood? Is it really worthy of being called blood? Is the rhetorical question being asked here. So in a nutshell, if the blood runs in the veins, we don't consider it much. Like, it's a commonplace thing. The blood will be worthy of calling blood when it drips out of somebody's eyes because of the intense grief or intense emotions or passion that person is feeling. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है. जब आँखों ही से नहीं टपका तो फिर लहू क्या है. तो फिर कैसा लहू है वो जो आँखों से ही नहीं टपका. वो चीज़, अगला शेर, वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, सिवाय बादाए गुल्फा में मुश्क बू क्या है. तो बहिश्त का मतलब पैराडाइस और हेवन. अजीज़ मीन्स समथिंग वैल्यूएबल. लाइक अगर कोई चीज़ आपको अजीज़ है तो यू वैल्यू इट, राइट, यू कंसिडर इट प्रेशियस. सिवा, सिवा द वर्ड इज़ बिसाइड्स समथिंग. तो जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इसके अंदर जो है वो ये है कि बादाए गुल्फा में मुश्क बू क्या है. बादा मीन्स वाइन और शराब. गुलफाम इज़ रोज़ कलर्ड, और मुश्कबू का मतलब सेंटेड और मस्क सेंटेड. तो इसमें कहते हैं द होल बादा गुल्फाम मुश्कबू का मतलब रोज़ कलर्ड सेंटेड वाइन. तो वो कह रहे हैं कि इन दिस केस द प्रॉमिस इज कि व्हेन वी गो टू पैराडाइज वी एक्सपेक्ट टू कंज्यूम रोज़ कलर्ड सेंटेड वाइन और वेरी हाई क्वालिटी वाइन. तो कहते हैं कि वही एक चीज़ है जिसके लिए हमको बहिश्त अजीज़ है. द ओनली रीज़न वी वैल्यू हेवन
is because there is a we expect to consume this high quality wine there. Yeah. तो वो literal meaning इसका ये है. Obviously गालिब साहब जो हैं वो अपने अपने आप को बहुत बड़ा शराब पीने वाला भी मानते हैं. So his expectation is in paradise I will be served this high quality wine. But there are a couple of different ways, the subtle nuances in which you can interpret this share. One is, as we just discussed, that the thing for which we would value paradise, what is it beyond this wine? Like ये शराब ही तो है वहाँ पे जो चीज़ अच्छी जो है मिलेगी. उसके अलावा फिर पैराडाइज की वैल्यू क्या है? Other way to look at it is के is there something in paradise for which we would value paradise beyond the wine? Like, is there anything else beyond or other than wine in paradise for which we should value it? So you could look at it from a spiritual perspective also. Obviously in heaven you will experience spiritual presence of God. तो अगर आप उसको थोड़ा सा मोड़ दें उस क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन को, सो यू कैन थिंक अबाउट इट फ्रॉम ए मिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस शराब के अलावा इस खूबसूरत और रोज़ स्मेलिंग अच्छी स्मेल करने वाली शराब के अलावा और क्या है वहाँ पे जिसको हम वैल्यू करेंगे. एंड दैट थिंग ऑब्वियसली इज़ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. तो or in the more mundane sense, he is looking forward to paradise only because he will get good quality wine there. वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़ सिवाय बादाए गुल्फा में मुश्क बू क्या है. अगला शेर है, ये भी शराब पे है कि पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा ओ कदा ओ कूज़ा ओ सुबू क्या है. तो खुम जो है, खुम मीन्स barrels of wine, or shisha or kada or kuza or subu means glasses, goblets, jugs and pitchers which are used to serve wine and to consume wine. तो कहते हैं कि इसमें दो तीन तरीके से आप इसको देख सकते हैं. वन इज़ कि बैरल जो है इट्स नॉट ए रिफाइंड ऑब्जेक्ट. बैरल्स में शराब बल्क में लाई जाती है और फिर छोटी छोटी सुराहियों में और ग्लासेस में सर्व की जाती है. और वो कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, मुझे अगर 2-3 वो बैरल्स भी दिख जाएं, खुम भी दिख जाएं, तो मैं शराब पी सकता हूँ, उन्हीं से डायरेक्टली पी सकता हूँ. मुझे ये जो छोटी मोटी फॉर्मेलिटी की चीज़ें जो आगे रखी हैं तुमने शराब सर्व करने के लिए, आई डू नॉट वैल्यू दैम. तो द ट्रिकी वर्ड आई थिंक हेयर इज़ पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा ओ कदा ओ कूज़ा ओ सुबू क्या है. तो वो कहते हैं अगर मैंने सिर्फ ये खुम भी देख लिए, मेरे को सीधे बैरल से शराब पिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है. दूसरा ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आपको इतनी अर्जेंसी है कि आप सीधा बैरल्स को देखा और आप शराब पीने की तमन्ना जाग उठी, आप सीधा उन्हीं से पी लेना चाहते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द बैरल. यू डू नॉट हैव द टाइम और द पेशेंस कि कोई शराब ला के बैरल्स में से अब आपको ग्लास में सर्व करेगा और फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू जाएगा. आई डू नॉट हैव द पेशेंस. तीसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो असली शराब पीने वाले हैं वो वैसे भी फॉर्मेलिटीज़ की परवाह नहीं करते, तो उनके सामने आप सीधा बैरल्स खुम ला के रख दो, पी लेंगे उससे. तो असली शराब पीने वाले जो हैं उनको इन फॉर्मेलिटीज़ की परवाह नहीं है. तो ओवरऑल आई थिंक आई गेट दिस सेंस के मूव असाइड द फॉर्मेलिटीज़, वी डोंट नीड दोज, नॉट नेसेसरी टू एंजॉय वाइन, वी आर द ट्रू वाइन ड्रिंकर्स. तो हम खुम से या बैरल से डायरेक्टली पी सकते हैं. पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा ओ कदा ओ कूज़ा ओ सुबू क्या है. एंड ऑल्सो ए सेंस ऑफ अर्जेंसी कि जल्दी जल्दी लाओ, ये फॉर्मेलिटीज़ में मत पड़ो. तो अगला शेर ये है कि रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है. कितना खूबसूरत शेर है ये. ताकत गुफ्तार मतलब स्ट्रेंथ टू हैव ए कन्वर्सेशन. तो कहते हैं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही, स्ट्रेंथ नहीं रही कि मैं कन्वर्सेशन कर सकूं, कि मैं बातचीत कर सकूं. और अगर वो स्ट्रेंथ होती भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है. आरज़ू मीन्स डिज़ायर or something that you want to
to narrate or something you want to tell. तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी स्टेट में आ गया हूँ कि अब मेरे पास महबूब से बात करने की ताकत नहीं रही है। पहले कौन सा महबूब हमसे बात करता था, ठीक है, अब मैं फ़िज़िकली और मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ कि मेरे अंदर ताकत गुफ्तार ही नहीं रही, ठीक है। वो कहते हैं अगर होती भी तो किस उम्मीद पे, रेटोरिकल क्वेश्चन है अगेन, तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। तो बॉटम लाइन इज़ कि मेरे को क्या उम्मीद है कि वो महबूब मेरी बात सुनेगा। तो मैं किस उम्मीद पे बात भी करूं, अगर मेरे पास ताकत होती भी बात करने की तो मैं किस उम्मीद पे बात करता। तो इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। तो एंड यू नो लाइक in another perspective you can think I have been self restraint my whole life. मैंने सारी उम्र हिम्मत नहीं आई बात करने की, कोई अटेंशन नहीं पे करता था, और अब ऐसी स्टेट पे मैं आ गया हूँ कि मेरे अंदर बात करने की ताकत वैसे ही नहीं रही है। उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, अब ताकत भी नहीं है। तो आखिरी शेर ये है कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो शाह का मुसाहिब होना का मतलब बीइंग ए क्रोनी ऑफ द किंग और ए कंपेनियन ऑफ द किंग। तो इस केस में कहा जाता है कि जो उनके शायरी में राइवल थे उस समय, ज़ौक़ साहब, वो उनको बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार में काफ़ी रुतबा दिया जाता था और गालिब साहब को नहीं दिया जाता था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये शेर उनको उनके बारे में लिखा गया है और एक ताने और टॉन्ट की शेप में लिखा गया था पहले, या तो कहते हैं कि ये ज़ौक़ साहब जो हैं वो शाह के करीब हैं इस समय, इसलिए वो इतराते हुए फिर रहे हैं, या वरना उनकी आबरू क्या होती। तो कहा जाता है कि इस बात की कंप्लेन की गई शाह से, और शाह रेप्रिमेंडेड मिर्ज़ा गालिब साहब, एंड ही चेंज दिस शेर and replaced and pointed it towards himself. Whatever the legend is, the point here is कि गालिब साहब कह रहे हैं कि मैं अब शाह जो है उसका मुसाहिब बन गया हूँ, उसका कंपेनियन बन गया हूँ, उसके क्लोज आ गया हूँ, मुझे कोई ऑफिशियल पोजीशन मिल गई है और इसलिए मैं इतराता हुआ फिर रहा हूँ। इतराना का मतलब है to feel pride, yeah, like to feel superior from other people because you have attained an elevated position. तो कहते हैं अगर मेरे को ये पोजीशन नहीं मिली होती तो वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो it's only because I have found this close position with the emperor that I have attained some position, और अब मैं इतराता हुआ फिर रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो मेरी गालिब वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, ये नहीं होता तो मेरी आबरू मीन्स मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत इस शहर में कोई नहीं थी। क्या है, लाइक ऑफ कोर्स अगेन ए रिटोरिकल क्वेश्चन, बट द पॉइंट इज लाइक becoming a companion to the emperor has made Ghalib vain, yeah, and he goes around putting up airs about himself. Otherwise, who in the city knew him? Like उसकी आबरू क्या थी, उसकी इज्जत क्या थी? The answer being कुछ नहीं थी, कोई जानता नहीं था उसको। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। So that was the whole ghazal. I hope you enjoyed it. Thank you.